आ रही है आपकी। जी, सो हम रिपीट कर देते हैं यहाँ पर कि विच प्रिंसिपल इज बेस्ट टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट दैट विजुअल इवेंट ऑकरिंग सिम्युल्टेनियसली आर परसीव एज बिलोंगिंग टुगेदर। कौन सा कॉन्सेप्ट है कि विजुअल इवेंट ऑकर होते हैं एक साथ, तब हम परसीव करते हैं उन सारी चीजों को एक साथ ही एक ग्रुप में। तो ये कौन सा लॉ अप्लाई यहाँ पे होता है? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शंस बी। ओके, जैस आपका क्या है? क्या है जैस, बताइए। सो यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनी। ये कल भी हमने लगाया था, बट थोड़ा सा रिवीजन के लिए इसीलिए रखा हुआ है कि क्या है, विजुअल इवेंट ऑकर होते हैं साइमल्टेनियसली, तो हम उनको परसीव करते हैं एक साथ ही टुगेदर फॉर्म में। वही जो एग्जांपल दिया था, कुछ लाइट स्टार वाली हैं, राइट, जो रेड जल रही हैं, कुछ ब्लू वाली हैं जो गोल में है, राइट। तो अब ये जो है वो एक साथ जलेंगी बुझेंगी, तो इनको हम एक सेम वे, मतलब एक ही साथ इनको परसीव करेंगे, राइट। मान लीजिए ये गोल सर्किल में है, ये क्या है, ये स्टार में है, फिर गोल में है, फिर स्टार में है। अब जो स्टार वाली है वो आपकी रेड कलर में जल रही है, बुझ रही है, तो इनको आप एक साथ ही परसीव करेंगे, उनको दोनों को एक साथ एक ग्रुप में जोड़कर। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनी, राइट। जैसे यहाँ है, द प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनी स्टेट दैट विजुअल इवेंट ऑकर साइमल्टेनियसली। जो विजुअल इवेंट है वो ऑकर हो रहा है साइमल्टेनियसली, एक साथ, तब हम उनको परसीव करते हैं बिलोंगिंग टुगेदर, राइट। साथ में ही हम उनको परसीव करते हैं, अलग अलग से परसीव नहीं करेंगे। सो दिस प्रिंसिपल इज नॉट अबाउट मूवमेंट एंड द टाइमिंग ऑफ विजुअल इवेंट। इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बस इसमें क्या है कि जो विजुअल इवेंट है, मतलब लाइट का जो जलना बुझना है, उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम उनको एक साथ ही परसीव करते हैं, राइट। So when object or event in a scene synchrony, their action or appearance, our brain interpret them being relate or belonging to the same group। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन ऑलरेडी इन सारी चीजों से को इंटरप्रेट करता है कि हाँ ये ब्लू वाले एक है, रेड वाले अलग है, राइट, इस तरीके से। सो यहाँ पे एग्जाम्पल है, इफ लाइट ब्लिंक टुगेदर एट द सेम टाइम। अब वही है, लाइट ब्लिंक कर रही है, कुछ स्टार वाली लाइट है वो ब्लिंक कर रही है सेम टाइम में, सो वी परसीव देम एज अ पार्ट ऑफ सेम पैटर्न ऑफ ग्रुप। तो उसको हम एक सेम पैटर्न ऑफ ग्रुप में ही परसीव करेंगे, राइट। सो दिस प्रिंसिपल हेल्प अस मेक सेंस ऑफ डायनामिक विजुअल सीन। ये सारी चीजें क्या, एक डायनामिक है, गतिशील है, राइट, by the organizing event based on the temporal relationship with rather than special arrangement। टेम्पोरल मतलब टाइम के साथ जो रिलेशनशिप है, ओके, जो लाइट का बुझना है। सो इसका करेक्ट यही होता है सिंक्रोनी। आई थिंक आप क्लियर हुआ होगा, सीधा सीधा डायरेक्ट ही है क्वेश्चन। देखिए विजुअल इवेंट ऑकर हो रहे हैं एक साथ, तो उनको हम एक साथ ही परसीव करेंगे, एक दूसरे को जोड़कर ही परसीव करेंगे, राइट। क्लियर, यस क्लियर है। यस मैम। जी, सेकंड है द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल दैट सजेस्ट द टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल कंटिन्यूअस शेप rather than multiple separate shape is known as गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। सजेस्ट करता है कि एक हमारी टेंडेंसी है कि जब हम परसीव करते हैं ऑब्जेक्ट को एज अ सिंगल और एक कंटिन्यूअस शेप में, रादर देन कि हम मल्टीपल सेपरेट करें शेप को। तो ये क्या है, फिगर ग्राउंड है, क्लोजर है, कंटिन्यूटी है, सिमिलरिटी है। क्या है, सी। यस मैम।
ओके, जयस आपका क्या है? सी मैम। ओके, करेक्ट है। यहाँ पे सी है, राइट, कि कंटिन्यूअसली जो चीजें होती हैं, कंटिन्यूटी रेफर प्रिंसिपल दैट सजेस्ट पीपल टेंड टू परसीव स्मूथ कंटिन्यूअस रादर देन डिसकंटिन्यू। ओके, सो ये तो हमारा लग चुका था। ओके, फिगर ग्राउंड था इसका आंसर, देन ये भी हो गया था। इसके आगे देखते हैं, सॉरी। सो यहां से देखते हैं, which cognitive style is characterized by the focus on detail rather than overall picture? कौन सा cognitive style है जिसकी characterized है कि हम फोकस करते हैं डिटेल पर rather than कि overall picture? field dependent, field independent, reflective, impulsive? क्या होगा? मैम ऑप्शन सी। जी, ऑप्शन सी। ओके, जयस आपका क्या है? सी मैम। ओके, सो यहाँ है आपका फील्ड इंडिपेंडेंट। कैसे? देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, विच कॉग्निटिव स्टाइल, कौन सा कॉग्निटिव स्टाइल है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो फोकस करता है डिटेल पर रादर देन ओवरऑल पिक्चर। कल हमने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे सोफा खरीदने जाते हैं तो एक बंदा है जो उसकी गद्दी, उसका लकड़ी कौन सी यूज हुई है, हर एक चीज डिटेल में जाता है, तो वो क्या है, फील्ड इंडिपेंडेंट। और जो ओवरऑल पिक्चर को देख लेता है कि हाँ ये खूबसूरत लग रहा है ये सोफा, बस इसको में लेना है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट। राइट, क्लियर? सो फील्ड इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव स्टाइल फोकस ऑन डिटेल एंड एबिलिटी टू सेपरेट एलिमेंट फ्रॉम द बैकग्राउंड। इनमें ये डिटेल होती है कि ये हर एक चीजों को सेपरेट करके देखते हैं। राइट, बैकग्राउंड, ग्राउंड, जो भी चीजें हैं उनको सेपरेट कर करके देखते हैं, मतलब एक एक एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं हर एक एक एलिमेंट पे। राइट, तो ये होते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट। जैसे अगर हम इस बेसिस पे भी याद रख लीजिए, जैसे कि होते हैं कि जो जॉब करते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल है, राइट, तो वो क्या इंडिपेंडेंट है, वो हर एक चीज अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। राइट, अब जो डिपेंडेंट होते हैं वो क्या, ओवरऑल ही देखते हैं, जो उनके फादर ने कर दिया, मदर ने कर दिया, वो हो गया, इतना वो नहीं जाते। सो इनका एनालिटिकल व्यू होता है फील्ड इंडिपेंडेंट। ओके, और इनका एक होलिस्टिक व्यू होता है। जैसे वेस्टर्न कल्चर के जो लोग होते हैं वो क्या है, फील्ड इंडिपेंडेंट फॉर्म में ज्यादा होते हैं, हम लोग फील्ड डिपेंडेंट फॉर्म में ज्यादा होते हैं। राइट, होल चीजों को लेके चलते हैं। सो ये लोग क्या करते हैं, इनकी एबिलिटी होती है ये किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो पार्ट्स में करेंगे, छोटे छोटे डिटेल में भी करेंगे। अगर किसी एक टॉपिक के अंदर भी उनको जाना है तो ये क्या करेंगे, हर एक टॉपिक की छोटी 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 कैरेक्टरिस्टिक, हर एक चीजों को वो कंसीडर करेंगे, देन फाइनली उसको फिर एज अ होल देखेंगे। राइट, और ये लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे ऊपर ऊपर पढ़ लिया, राइट, या एक जनरल सा आइडिया बना लिया कि इस चीज का ये है, बस खत्म। राइट, फील्ड डिपेंडेंट ये होते हैं। ओके, क्लियर? इनका एनालिटिकल व्यू होता है, ये हर एक चीज को एनालिसिस करते हैं, छोटी छोटी चीजें। इसका एक होलिस्टिक व्यू होता है। राइट, एक बस समरी ली टॉपिक की, क्लियर? राइट, देन एबिलिटी सेपरेट डिटेल फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ये हर एक चीज को सेपरेट करके देखते हैं। ये सेपरेट ही नहीं कर पाते, जैसे कोई पजल बॉक्स वगैरह होते ना, जैसे कि ये सर्किल वगैरह है, राइट, इस तरीके से, तो ये बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेंगे कि ये सर्किल, अगर इस सर्किल में किसी एक का फेस भी बना दे या कुछ भी इसके अंदर छिपा दे, राइट, तो वो ये लोग अच्छे तरीके से उसको सर्च कर लेंगे कि क्या है,
एक जो पहेली टाइप की होती हैं, तो ये लोग कर लेते हैं, ये लोग नहीं कर पाते, सेपरेट नहीं कर पाते। राइट, क्लियर? अब देन आपका था उसमें ऑप्शंस में रिफ्लेक्टिव और इम्पल्सिव भी था। ये फर्स्ट पेपर में जरूर आते हैं, रिफ्लेक्टिव, इम्पल्सिव, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये सब आते हैं। राइट, सो रिफ्लेक्टिविटी क्या है या इम्पल्सिविटी क्या है ये भी देख लेते हैं। स्लोअर, मोर कैलकुलेटिव डिसीजन। राइट, ये जो बंदे होते हैं जो रिफ्लेक्टिव होते हैं वो कैसे होते हैं? स्लोअर होते हैं, मतलब स्लो होते हैं और बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड डिसीजन लेते हैं, सिस्टमैटिक डिसीजन ये लेते हैं। मेक अ फ्यूअर एरर इन द रीडिंग। राइट, ये बहुत कम एरर करते हैं। राइट, कम एरर करते हैं। ओके, और बहुत सिस्टमैटिक होते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो चलते हैं। क्लियर? और जो इम्पल्सिव होते हैं, ओके, सेकेंड, अब इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? परावर्तनशीलता। राइट, हिंदी में। सो हिंदी का वर्ड बहुत ज्यादा भारी भरकम लग रहा, इससे अच्छा रिफ्लेक्टिव। राइट, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम किसी जगह पे। देन इम्पल्सिव में क्या है? इसका हिंदी क्या है? आवेग। राइट, अब ये क्या है? इम्पल्सिव मतलब ऐसा होता ना कि हम इमोशनली एकदम से कोई भी चीज कर देते हैं। राइट, इसमें क्या होता है? क्विक गैम्बलिंग गैस एट अ आंसर टू अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आई, तुरंत की तुरंत हमने इम्पल्सिवली कुछ भी बोल दिया। राइट, तुरंत के तुरंत गैस कर दिया। ओके, क्विक, यहाँ पे क्विकली चीजें ज्यादा होती हैं और ये इंट्यूटिव होता है। राइट, मतलब आपके अंदर से अगर ये गट फीलिंग पे एक तरीके से चलता है। अगर आपके अंदर से कोई चीज आ रही है तो आप तुरंत की तुरंत बोल दोगे। ये फास्टर रीडर होते हैं। जैसे होता नहीं, कुछ लोग होते हैं कि मुंह पे ही बोल देते, चाहे किसी को बुरा लगे या नहीं लगे। ओके, तो ऐसे लोग क्या? इंट्यूटिव, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो तुरंत के तुरंत बोल देंगे जो भी उनके मुंह में आएगा। ये लोग क्या होते हैं? इम्पल्सिव होते हैं। राइट, कोई भी प्रॉब्लम आई एकदम से घबरा जाते हैं और जल्दी से ही डिसीजन लेते हैं, समझते नहीं हर एक चीज को। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? सो जो रिफ्लेक्टिव होते हैं वो लर्नर टेंड टू मेक अस, ये स्लो होते हैं, कैलकुलेटिव डिसीजन होते लेते हैं। देन दे आर यूजली सिस्टमैटिक, और ये बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होते हैं। इम्पल्सिव क्या होते हैं? क्विक गैम्बलिंग गैस कर जाते हैं। इंट्यूटिव होते हैं, विलिंग टू टेक रिस्क, ये लोग रिस्क ज्यादा लेते हैं। राइट, इनकी इमोशंस इन पे भारी ज्यादा होते हैं क्योंकि जो उनके अंदर आया बस उन्होंने बोल दिया। सो ये कभी आ जाए तो ये याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। कोई डाउट? वॉइस आ रही है? No, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, देन क्वेश्चन है आपका, विच कॉन्सेप्ट रिफर टू द रेडीनेस टू परसीव सर्टेन स्टिमुली इन अ पर्टिकुलर वे। कौन सा कॉन्सेप्ट है जो रिफर करता है कि आप रेडी हैं परसीव करने के लिए सर्टेन स्टिमुली एक पर्टिकुलर वे में। तो ये है कॉग्निटिव डिसोनेंस, परसेप्चुअल सेट, थर्ड है हैबिचुएशन, देन डी है सेंसरी अडेप्टेशंस। A, ma'am. डी, ओके, Ma'am, option B. ऑप्शंस बी, ओके। सो ऑप्शंस बी आपका करेक्ट है। राइट, सो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? विच कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो रेफर क्या कर रहा है? रेडीनेस टू परसीव सर्टेन स्टिमुली इन पर्टिकुलर वे। हम पर्टिकुलर वे में ही उस स्टिमुलस को परसीव करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर वे, मतलब एक हमारा माइंड सेट बना हुआ है। राइट, अब कोई भी चीज आए
तो हम उसी पर्टिकुलर वे में उसको क्या करेंगे, परसीव करेंगे। जैसे आप मान लीजिए आपका माइंडसेट है कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, जो सरदार लोग होते हैं, सिख कम्युनिटी होती है, राइट, वो बहुत ज्यादा हर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आई वो सबसे आगे आ जाते हैं, राइट। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आई तो आप बिल्कुल रेडी होते हैं उसी पर्टिकुलर वे में सोचने के लिए, क्योंकि आपका वो परसेप्चुअल सेट या माइंड सेट बना हुआ है, राइट, क्लियर। So perceptual set refer to a mental predisposition to perceive one thing and not another, influenced by expectation, experience and context. जो perceptual set होता है इसको हम मेंटल प्रीडिस्पोज, मतलब कि हम माइंड में पहले से ही एक प्रीडिस्पोजिशन बना लेते हैं कि किस चीज को हमें कैसे परसीव करना है, राइट। और ये इन्फ्लुएंस होता है किससे, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या, आपके एक्सपीरियंस क्या, आपके कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइट, क्लियर। यस मैम। जी, जैसे बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना, जातिवाद होता है, तो कोई नीचे कम्युनिटी के लोग होते हैं, जैसे बहुत लोगों में ये होता है, तो वो उनकी कास्ट वैसे तो कुछ नहीं है, अगर उनकी कास्ट उनको पता चल गया तो बस वो उसी पर्टिकुलर वे में उनको परसीव करेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस ऐसे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस यही, उनका उनके एनवायरनमेंट का कॉन्टेक्स्ट ही वही रहा है, तो वो उनको वैसे ही परसीव करेंगे, राइट। कहीं कहीं आपने देखा होगा जो हम जॉब वगैरह में भी जाते हैं या फिर कहीं पे भी, तो अभी भी ये कास्ट सिस्टम, भले ही आरक्षण की वजह से वो लोग जॉब में चले जाते हैं, लेकिन वहां पे भी उनसे डिस्क्रिमिनेट होता है, लोग बाग उनको वैसे ही पर्टिकुलर वे में परसीव करते हैं। तो ये वही होता है कि हम पहले से ही अपना एक मेंटली सेट बना के चलते हैं, ओके। बाकी ऑप्शंस हैं, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या है। सो मोटिवेशंस, motivation is reported urge, tension, move in a general direction or achieve a certain goal. Motivations क्या है, एक हमारे अंदर एक अर्ज आती है, राइट, एक टेंशन अराइज होती है थोड़ा सा, राइट, जिससे कि हम मूव करते हैं डायरेक्शंस में कि हमें ये गोल अचीव करना है। मान लीजिए आपके अंदर फूड, भूख लगी आपको, राइट, तो ये क्या है, ये आपकी अर्ज है, ये इसी को हम बोलेंगे एक टेंशन है जो कि आपकी फिजिकल फॉर्म में आई है। अब इस बेस पे आप क्या करोगे, मूव करोगे, देन आप अपना फूड को सर्च करोगे, राइट। फूड को सर्च किया मतलब एक अपने सर्टेन गोल को अचीव किया, तो ये क्या है, ये है आपका मोटिवेशन। तो यहाँ पे इस तरीके से कोई भी ऑप्शंस नहीं है। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, ये सोशल साइकोलॉजी का है कि cognitive dissonance is a term that describe how people experience discomfort when hold two conflicting thought, belief, value, attitude at the same time. मतलब इसमें क्या होता है, एक हमारे अंदर एक अनइजी सा फील होता है, अनइजी सा फील होगा आपको, फीलिंग यहाँ पे आएगी अंदर से। क्यों आएगी, क्योंकि हाउ पीपल एक्सपीरियंस, पीपल जो होते हैं वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, राइट, अनइजी सा फील करेंगे, डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर दो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट चलते हैं, दो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ चलता है, वैल्यू चलते हैं, एटीट्यूड। मतलब मान लीजिए एक बंदा है, उसका एटीट्यूड क्या है कि मैं घूस नहीं लेता, राइट, अब उसकी जॉब लगी, उसका एनवायरमेंट क्या है, सब लोग ले रहे हैं, ओके, तो इनका भी मन हुआ कि हाँ हम ले लेते हैं, लेकिन इनका एक एटीट्यूड क्या था कि भाई हमें अपनी जॉब ईमानदारी से करनी है। अब ये जो दो कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड इनके हैं, इसके वजह से इनके अंदर डिस्कम्फर्ट और अनइजी सा फील होगा, इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। एक आम भाषा में बोले तो एक वो होता नहीं, एक बेचैनी सी बनी रहती, एक सुकून टाइप नहीं होता, राइट, क्लियर। यस मैम। जी, देन है आपका एक परसेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। आप डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में लगाते हैं, जैसे परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट डिपेंड इन पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सराउंडिंग कंडीशन। सो ये हमारे कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस बेस पे ही हम मीनिंग निकालेंगे, राइट। जैसे बहुत सी चीजें होती हैं जिनका मीनिंग अलग अलग होता है, राइट, तो उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है,
उस पे जैसे हम बोलते हैं नहीं कि कहने का मतलब क्या है, क्या हुआ तब, एक पूरी चीज तो बताओ तब तो जाके हम किसी चीज पे जजमेंट दे पाएंगे, राइट। सो वो होता है, कॉन्टेक्स्ट हमें बताना होता है। जैसे कि कोई मूवी है, मूवी चल रही होती है, नहीं पता होता जब तक उसका कॉन्टेक्स्ट ना समझ आए कि क्या चल रहा था। ओके, क्लियर। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉग्निटिव स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेफरेंस फॉर स्ट्रक्चर एंड रिलायंस ऑन द एक्सटर्नल रेफरेंस। कौन सा कॉग्निटिव स्टाइल है, कौन सा कॉग्निटिव स्टाइल है जिसकी कैरेक्टराइज है कि वो प्रेफरेंस करता है स्ट्रक्चर एंड रिलायंस ऑन द एक्सटर्नल रेफरेंस, एक्सटर्नल चीजों को देख के वो उसको प्रेफरेंस देता है। फील्ड इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एनालिटिकल, रिफ्लेक्टिव। क्या होगा मैम ऑप्शन डी। ऑप्शंस डी, ओके। जेएस का क्या है? ई या तो ए लग रहा है मैम। ओके, सो देख लेते हैं। आपका है सही आंसर ऑप्शंस बी। अभी देखा था फील्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव स्टाइल इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेफरेंस, वो प्रेफरेंस दे रहा है किस पे, स्ट्रक्चर एंड रिलायंस, कौन से स्ट्रक्चर पे, जो उसकी एक्सटर्नल रेफरेंस है। जो सोफा है वो खूबसूरत है, तो एक्सटर्नल रेफरेंस की वजह से उसने सिलेक्ट कर लिया। तो ये क्या है, उसका फील्ड डिपेंडेंट है ना कि इंडिपेंडेंट। उसने हर एक छोटी छोटी चीजों को कंसीडर ही नहीं किया, राइट। So field dependent individual prefer structure environment and often rely on external reference for information processing. ऊपर ऊपर की वो चीजें देखता है एक्सटर्नल फॉर्म में, ज्यादा डीप वो जाएगा ही नहीं। They tend to more socially oriented, have a difficult separate detail, सेपरेट ही नहीं कर पाते वो डिटेल को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हाउ डज प्योरर एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस परसेप्शन। आपका जो पहले का एक्सपीरियंस है वो इन्फ्लुएंस करता है परसेप्शंस को, कैसे? इट प्रिवेंट न्यू परसेप्शंस को रोकता है, इट डिस्ट्रॉय रियलिटी को डिस्ट्रॉय करता है, या क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रिटेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशंस, क्रिएट करता है वो फ्रेमवर्क जिसके बेस पे हम इंटरप्रिटेट करते हैं इन्फॉर्मेशंस, या कोई भी इंपैक्ट नहीं होता, इट हैज नो इम्पैक्ट। क्या होगा? ए। डी, ओके। रंजना आपका? मैम ऑप्शन सी। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो जो आपका पियरर एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास्ट एक्सपीरियंस, पहले के एक्सपीरियंस, राइट, वो इन्फ्लुएंस करेंगे परसेप्शंस के लिए। कैसे? जैसे आपके पास पहले से पास्ट एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी का, तो आप उसको वैसे ही इंटरप्रिटेट करोगे। क्रिएट अ फ्रेमवर्क, वो आपको एक फ्रेमवर्क देगा जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई है उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए, राइट। अब मान लीजिए आपने परसेप्शन बहुत बेसिक लेवल का पढ़ा था, वो क्या है आपका, जो 11 12 या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, बेसिक लेवल का पढ़ा। अभी आपका कंपटीशन में हो आप, राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, अब आपको थोड़ा डीप जाना है, तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपको, वो एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा आपको दे देगा जिससे आप न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन को और अच्छे से क्या करोगे, इंटरप्रिटेट कर पाओगे, राइट। सो ये प्रिवेंट, न्यू इन्फॉर्मेशन को परसीव करने से रोकता नहीं, ना ये रियलिटी को
डिस्ट्रैक्ट करता है और इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ता है, राइट। सो सी ऑप्शन सही है। इट क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रिटेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन। क्लियरर एक्सपीरियंस, पहले की कोई भी एक्सपीरियंस हो, वो आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करके देता है, जिससे हेल्प होती है एक इंडिविजुअल्स को न्यू सेंसरी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली डील करने के लिए, राइट। The next question है, which of the following statement best explain the role of motivation in perceptions? कौन सी स्टेटमेंट है जो सबसे अच्छा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि मोटिवेशन का रोल परसेप्शन में क्या है, राइट। सो ए है, motivated individual are less likely to notice and interpret informations that align with their goal or interest. B है, motivation has no influence on individuals' perception of the surrounding. C है, motivated individuals are more likely to notice and interpret information that align with their goal or interest. Then D है, motivations only affect physiological need, does not impact the perception. मैम ऑप्शन सी। ओके, जेएस का क्या है? सी मैम। ओके, सो सी आपका करेक्ट है, राइट। अब परसेप्शंस का रोल मोटिवेशन में क्या है? ऑब्वियसली मोटिवेटेड इंडिविजुअल जो होगा वो मोर लाइकली नोटिस, वो ज्यादा से ज्यादा नोटिस करेगा, क्या नोटिस करेगा, देन इंटरप्रेट भी करेगा इंफॉर्मेशंस को जो अलाइन होंगे, जो जुड़ेंगे किससे, उनके गोल से। गोल और इंटरेस्ट क्या है आपका, राइट। अब गोल क्या है, आपको मान लीजिए आपका गोल है कि हाँ हमें जीआरएफ क्रैक करना है या पीजीटी देना, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आप उसके बेस पे ही उस गोल को अचीव करेंगे, राइट। उसी चीजों को पढ़ेंगे, उन्हीं सिलेबस पर ज्यादा परसेप्शन होगा, मोटिवेट रहेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे है लेस लाइकली नोटिस। लेस तो हम करेंगे ही नहीं, अगर मोटिवेटेड है तो ऑब्वियसली हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को नोटिस ही करेंगे। नो इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, होगा ऑब्वियसली होगा। ओनली अफेक्ट फिजियोलॉजिकल नीड, नहीं, राइट। सो ये है आपका करेक्ट आंसर कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग। मोटिवेशन प्ले करता है क्रूशियल रोल, एक शेप देता है कि कैसे हम परसीव करते हैं अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को, राइट। हमारे आसपास क्या है, हम उन चीजों को कैसे परसीव करते हैं। तो ये इस चीज का शेप हमें कहाँ से मिलता है, मोटिवेशन से। जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे, किसी चीज को परसीव भी नहीं करेंगे उतने क्यूरियस फॉर्म में, right? So when individual are motivated, so they tend to focus more information. जो individual motivate होते हैं वो बहुत ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, वो लेते हैं, फोकस करते हैं जो उनकी रेलिवेंट इंटरेस्ट में होता है। ओके, सो सिलेक्टिव अटेंशन हेल्प them filter unnecessary detail and concentrate on what is important, thereby enhance the ability to interpret information aligned with a motivation. जैसे कि हम सिलेक्टिव अटेंशन देते हैं, राइट। अब आप ऐसा तो नहीं कि दूसरे अदर एग्जाम का सिलेबस को कंसीडर करने लगेंगे, सिलेक्टिव अटेंशन ही तो देंगे, जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसी का सिलेबस भी कंसीडर करेंगे, राइट। देन आपका है, ये एग्जाम में आया हुआ है, पीवाईक्यू में आया था क्या, इन द स्टडी बाय वर्नर एंड गुडमैन ने जो स्टडी की, what was the primary finding regarding the perception of coin size by rich and poor children? वर्नर और गोल्डमैन जो थे, इन्होंने एक स्टडी की थी। इन्होंने इसमें एक प्राइमरी फाइंडिंग क्या इनकी निकल के आई, क्या इन्होंने पाया कि जो परसेप्शन रिगार्डिंग द परसेप्शन ऑफ कॉइन साइज, जो कॉइन का जो साइज है वो रिच पीपल, रिच चिल्ड्रन और पुअर चिल्ड्रन ने कैसे परसीव किया। मान लीजिए ये कॉइन का साइज है, अब उन्होंने कैसे परसीव किया, इस पे स्टडी थी। सो ए है आपका, रिच चिल्ड्रन ओवर एस्टिमेट द साइज ऑफ द कॉइन एंड मोर देन पुअर चिल्ड्रन। बी है, बोथ रिच एंड पुअर चिल्ड्रन एस्टिमेटेड द कॉइन साइज एक्यूरेटली। सी है, पुअर चिल्ड्रन
overestimate the size of the coin more than rich children. D है rich children underestimate the size of coin compare the poor children. मैम ऑप्शन सी। ओके जयस आपका? ऑप्शन ए। ओके सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है कि जो पुअर चिल्ड्रन होंगे वो ज्यादा से ज्यादा ओवर एस्टिमेट करेंगे कॉइन के साइज को बजाय रिच चिल्ड्रन। मतलब वो इनकी क्या है, इनको 1 रुपए भी है तो उसकी इनके पास बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इन्होंने ये स्टडी की थी कि कॉइन के साइज को ड्रॉ वगैरह करना था, तो इन्होंने इतना बड़े बड़े कॉइन को, जो इनके कॉइन का साइज होता है उससे भी बड़ा ड्रॉ किया था, ओवर एस्टिमेट किया था। क्यों? क्योंकि उनकी नीड ज्यादा है। अब जो रिच होंगे उनको 1-2 रुपए से फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट, लेकिन जो पुअर है उनको पड़ने वाला है, उनको उनकी वैल्यू पता है, तो उसको वो ओवर एस्टिमेट ही करते हैं, राइट। जैसे यहाँ है एक्सप्लेनेशंस में ये आया है, राइट, कि द स्टडी बाय वर्नर एंड गॉडमैन हाईलाइट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन परसेप्शन। इन्होंने क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखा, हाईलाइट किया कि परसेप्शंस के दौरान। सो इन्होंने पाया, दे फाउंड दैट पुअर चिल्ड्रन कंस्टेंटली ओवर एस्टिमेट द साइज ऑफ कॉइन कंपेयर टू द रिच चिल्ड्रन। बार बार चेक किया तो जो पुअर चिल्ड्रन थे वो कंस्टेंटली ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, कॉइन के साइज को बहुत बड़ा चढ़ा के ड्रॉ कर रहे थे, राइट, उनके लिए उनकी वैल्यू थी। दिस फाइंडिंग सजेस्ट दैट वैल्यू और इम्पोर्टेंस फॉर मनी, उन बच्चों के लिए उनकी वैल्यू थी, मनी की इम्पोर्टेंस थी, वर परसीव डिफरेंट बाय द टू ग्रुप, राइट। अब रिच के लिए कॉइन की इतनी वैल्यू नहीं, ओके, सो पुअर चिल्ड्रन हेल्ड मोर सिग्निफिकेंस ड्यू टू देयर इकोनॉमिक नीड। क्यों? उनके पास नीड है, लीडिंग दीम परसीव द कॉइन एज लार्जर, इसी वजह से वो उस कॉइन को लार्जर फॉर्म में परसीव कर रहे थे, जो एक कॉइन का शेप होता है उससे भी बड़ा चढ़ा के, राइट। सो ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि उनके पर्सनल मोटिव्स हैं, नीड है, और वो इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, राइट, उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, कि उनको जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? अब ये क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के आ जाए एग्जाम में, तो यही याद रखना है कि उन्होंने बड़ा ड्रॉ किया था, ओवर एस्टिमेट किया था, राइट। व्हाट डज ESP स्टैंड फॉर? ESP का फुल फॉर्म क्या है? ये किस में स्टैंड करते हैं? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एक्सटेंड सेंसरी परसेप्शन, एक्सट्रीम सेंसरी परसेप्शन या एनहेंस सेंसरी परसेप्शन? मैम मैं कंफर्म नहीं हूँ। तुक्का लगाइए, एग्जाम में वैसे भी माइनस मार्किंग है ना जी। ऑप्शन सी। ओके, बाकी सो यहाँ पे है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, राइट। ये क्या होता है? ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ESP स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन which refer to ability to receive information beyond the known human sense। जैसे हमारी ह्यूमन सेंस कितने 5 सेंस ऑर्गन है जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है, जैसे कि किसी को अलग ही तरीके की चीजें परसीव हो रही हैं, जैसे जो संत महात्मा नहीं होते, वो फ्यूचर की चीजें भी प्रेडिक्ट कर देते हैं, परसीव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो पावर होती है, राइट, वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कर लेते हैं। सो यहाँ पे वही है कि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन बियॉन्ड नोन ह्यूमन सेंस, ह्यूमन सेंस से भी ऊपर उठ के वो चीजों को परसीव करते हैं, राइट। तो ये होता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन।
क्लियर? कोई डाउट? नो मैम। Okay. The next question है, which of the following is not a type of ESP? Telepathy, cariovenance, psychokinesis, hypnosis. ESP में कौन नहीं आता है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस में कौन नहीं आता है? टेलीपैथी। ओके, मैम ऑप्शन ए। ओके। सो यहाँ पे है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस नहीं आती, ये आपको कराया हुआ है, राइट? सो ये क्या है, इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं ESP में, राइट? जो कि हमारे सेंस ऑर्गन से भी ऊपर उठ के हम चीजों को परसीव कर जाते हैं, और ये हर बंदा नहीं करता, राइट? जो बहुत ज्यादा फाइन होती है उनकी कॉन्शियसनेस, या वही संत महात्मा टाइप लोग जो होते हैं वही कर पाते हैं, राइट? सो हिप्नोसिस नहीं है। अब हिप्नोसिस क्या होता है? हिप्नोसिस इज अ ट्रांस लाइक स्टेट दैट इन्वॉल्व फोकस अटेंशन। इसमें क्या होता है? हिप्नोसिस जैसे बोलते नहीं, हिप्नोसिस हिप्नोटाइज कर दिया, राइट? ये थेरेपी होती है। इसमें एक अटेंशन देना पड़ता है, एक जगह पे फोकस अटेंशन रखना होता है। देन रिड्यूस पेरिफेरल अवेयरनेस, और जो चारों तरफ की जो चीजें हैं, पेरीफेरी मतलब आपके आसपास की चारों तरफ की जो चीजें हैं उनसे आप बिल्कुल लेस अवेयर होते हैं कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, उनको नहीं पता, बस एक जगह पे अटेंशन होता है। एंड एनहेंस कैपेसिटी फॉर रिस्पॉन्ड टू सजेशन, और जो थेरेपिस्ट होता है वो सजेशन देता जाता है। कैसे सजेशन? जैसे कि उसको चाइल्डहुड में लेके जाना है, मान लीजिए चाइल्डहुड में उनको लग रहा है इसको कोई ट्रॉमा बैठा हुआ है, तो वो इस तरीके से एक कमांड देते हैं कि हाँ आप यहाँ हैं, आप जा रहे हो, राइट? अपने चाइल्डहुड में बैक जा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आपकी अडोलसेंस है, फिर यंग एज आ गई, राइट? इस तरीके से वो करते करते एक कमांड देते हैं, और धीरे धीरे कमांड देते देते उनको, मान लीजिए उनको चाइल्डहुड में लेके पहुंच गए जहां पे वो प्रॉब्लम थी। जैसे लोग बाग बताते हैं कि हाँ हमारे बचपन में माँ बाप बहुत लड़ते झगड़ते थे, तो मुझे आज के टाइम में ट्रस्ट नहीं होता किसी भी पर्सन पे, राइट? तो उनको पता है थेरेपिस्ट को कि कुछ ना कुछ इसके पास्ट में हुआ है, तो वो पास्ट में लेके जाते हैं धीरे धीरे अपने सजेशंस के थ्रू, और अटेंशन बिल्कुल उसी चीज पे फोकस करवाते हैं जो वो कमांड देते हैं, और चारों तरफ की चीजों से बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट होता है, उनका रूम होता है जिसमें कि कोई भी वॉइस वगैरह नहीं जाती, राइट? सो इट इज नॉट कंसिडर फ्रॉम ESP। यहाँ पे ESP नहीं है, राइट? ESP में तो टेलीपैथी, कार्डियोवेनेंस एंड साइकोकाइनेसिस ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर? कोई डाउट? सो यहाँ पे भी हिप्नोसिस क्या है? अ सोशल इंटरेक्शन इन विच वन पर्सन हिप्नोटाइज्ड, एक पर्सन हिप्नोटाइज्ड करता है, मेक अ सजेशन अबाउट परसेप्शन, वो सजेशन देता है आप क्या परसीव कर रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा है, थॉट, बिहेवियर एंड एनोदर परसेप्शन। जो सब्जेक्ट होता है वो उन सारी चीजों को फॉलो अप करता हुआ चला जाता है। जैसे कभी आपने देखा होगा मूवी वगैरह में पेंडुलम होता है, उसके बेस पे वो उनके आई पे फोकस करते हैं और देन उनको सजेशन देते हैं, राइट? एक और ऐसा कोई एक सीरियल टाइप आया था कि वो अपने पास्ट में लेके जाते थे, वो पुनर्जन्म के बेस पे वो उनको एक्सपीरियंस कराते थे, तो उसी टाइप के ये होते हैं, राइट? क्लियर? कोई डाउट यहाँ? हाँ मैम। ओके, देन है आपका जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्री कॉग्निशन? प्री कॉग्निशन क्या है? सो द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस सब्जेक्ट विथ अ माइंड, ये हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं सब्जेक्ट से विथ अ माइंड। देन द एबिलिटी सी इनटू द पास्ट, हम अपने पास्ट को देख सकते हैं, ये हमारे अंदर एबिलिटी है। एबिलिटी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एबिलिटी टू हील विथ थॉट,
क्या होगा इसका? ए सी। ओके मैम ऑप्शन Okay. डी। ओके, सो यहाँ पे ऑब्वियसली सी आपका सही है, राइट। प्रीकॉग्निशंस क्या है कि ये हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर इवेंट। कैसे? देख लेते हैं। द एबिलिटी प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट। सो प्रीकॉग्निशन is the claim ability perceive और predict event before the actually happen। मतलब कोई भी चीज घटित नहीं हुई है, राइट, तब भी उससे पहले हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं। ऑफन सीम आर ड्रीम और विजन, एक ड्रीम टाइप का एक विजन टाइप का होता है। जैसे कभी कभी बोल नहीं देते कि यार जैसे एग्जाम ही है, यार मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा जाएगा, राइट, या कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, यार एग्जाम अच्छा नहीं जाने वाला। तो फ्यूचर की चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं और वो अभी एक्चुअल में हैपन नहीं होते, घटित नहीं होते, राइट, अपने मन में ही वो उनको प्रिडिक्ट करते हैं। सो ये होता है प्रीकॉग्निशन, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस क्या है। ये सारे की सारे इसी टॉपिक से आए हैं, ये सारे क्वेश्चंस, राइट। और ये स्लाइड में भी था, पूरा डिफाइन है, तो उसको एक बार और रिवीजन करना। सो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ईएसपी क्या है? अ परसेप्शन विदाउट एड ऑफ सेंस ऑर्गन, राइट, इज नोन एज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इसमें क्या होता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स के भी हम बियॉन्ड चले जाते हैं, विच इंप्लाइज परसेप्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सेंस ऑर्गन। इसमें कोई भी हमारा सेंस ऑर्गन इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता, राइट। दिस इज अदरवाइज नोन, इसको हम क्या बोलते हैं? सिक्स सेंस इन अ कॉमन मैन व्यू, राइट। कॉमन व्यू में हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर तो सिक्स सेंस है, राइट, जो अलग ही चीजों को परसीव कर रहा है। इस फेनोमेना को ही हम बोलते हैं पैरा साइकोलॉजिकल फेनोमेना भी बोलते हैं, प्लस एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस भी बोलते हैं, राइट। अब ईएसपी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? फर्स्ट है आपका टेलीपैथी, राइट। सो टेलीपैथी में क्या है? एक्शन ऑफ माइंड ऑन द अदर एट डिस्टेंस थ्रू द इमोशनल एक्सपीरियंस विदाउट कम्युनिकेशन थ्रू अ सेंस, राइट। सो एक्शन हम करते हैं ऑफ वन माइंड ऑन द अदर एट अ डिस्टेंस थ्रू द इमोशनल एक्सपीरियंस। हम इमोशनल एक्सपीरियंस के बेस पे चीजों को कर जाते हैं, एक्शन कर जाते हैं, विदाउट कम्युनिकेशन थ्रू द सेंस। मतलब कि सेंस ऑर्गन या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, ये सारी चीजों से हमें मतलब नहीं, राइट। हमारी इमोशनली हमने क्या फील किया, हम उस बेस पे क्या कर जाते हैं? एक्शन मोड में आ जाते हैं, राइट। क्लियर? कार्योवेनेंस ये क्या है? एबिलिटी टू सी मेंटली व्हाट इज हैपनिंग एग्जिस्टिंग आउट ऑफ साइट, राइट। अब ये हमारे अंदर एबिलिटी होती है कि हम मेंटली ये सोच लेते हैं कि क्या होने वाला है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या होगा, राइट। क्लियर? क्या होने वाला है, एग्जिस्टिंग आउट ऑफ साइट, राइट। देन प्रीकॉग्निशन, हम प्रिडिक्ट करते हैं किसको? फ्यूचर की चीजों को। प्रिडिक्ट इवेंट पियरर टू हैपन। लेविटेशंस, एबिलिटी फ्लोट ऑन वाटर और वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसमें क्या लगता है, इन लोगों के अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये वाटर पे भी चलते हैं, जैसे नदी बह रही है उसके ऊपर वाटर पे वो चलने लगेंगे। तो ये सारी चीजें संत महात्मा में ही पॉसिबल है। साइकोकाइनेसिस ये क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल फोर्स, राइट। हम किसी कोई भी चीज मूव हो जाती है विदाउट उसको फिजिकल फोर्स किए, राइट, बिना धक्का दिए वो मूव करती है। तो ये क्या है? साइकोकाइनेसिस। और ये सारी चीजें कॉमनली देखने को नहीं मिलती,
तभी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में है। एक्स्ट्रा कॉर्टिकल मेमोरी, मेमोरी इज प्रीवियस बर्थ, इसमें क्या है, हमारी वही पुनर्जन्म जन्म की मेमोरी आपको पता है, सो उस चीज को आप परसीव कर रहे हो, राइट, एट प्रेजेंट। सो ये सारी चीजें क्या है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। क्लियर? इसमें बाकी ये जो डिटेल में पढ़ाया है उसको एक बार रिवीजन करना जरूर और फिर ये क्वेश्चंस लगाना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीइंग अ रूप एंड थिंकिंग इट इज अ स्नैक। ये एग्जाम्पल किसका है? आपने रस्सी देखी और सांप समझ लिया, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन या कॉग्निटिव डिस्टोर्शन? मैम Illusion. इल्यूजन था। जी, इल्यूजन। ओके, करेक्ट है आपका, इल्यूजन है, राइट। सो एग्जाम्पल है इल्यूजन वेयर अ रियल एक्सटर्नल स्टिमुली, तो क्या थी, रूप, रस्सी थी, लेकिन आपने मिस परसीव कर लिया कि ये स्नैक है। हेलो मैम, देन है आप, जी जी बताइए। ऑप्शन ए का मतलब क्या होता है? हेल्यूसिनेशन का मतलब? हेलुसिनेशंस का मतलब होगा आपको कि इसमें स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है और आप उस चीजों को परसीव कर रहे हो, देख रहे हो, जैसे सामने हमारे कोई नहीं और हम बोल रहे हैं यहाँ पे तो कोई खड़ा हुआ है, तो ये डिसऑर्डर्स के एक तरीके से सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो डिसऑर्डर होते हैं, राइट। अच्छा, और डिल्यूजन होता है आपका क्या, डिल्यूजन होता है आपका एक फिक्स बिलीफ है, राइट, एक बिलीफ आप बना के चलते हो, फिक्स बिल्कुल बिलीफ। फिक्स बिलीफ आप यहाँ पे बना के चलते हो, भले ही आपको लॉजिक मिले, राइट, कि ये सारी चीजें ऐसी हैं, बट तब भी आप नहीं मानते, तो ये होता है डिल्यूजन, राइट। यस मैम। जी, देन है आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन डिल्यूजन। अब ये डिल्यूजन पे ही आ गया है कि ए है डिल्यूजन, क्या है, कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन कर रहा है, अ विविड सेंसरी एक्सपीरियंस विथ नो एक्सटर्नल बायस। बी है अ मिस इंटरप्रिटेशन रियल एक्सटर्नल स्टिमुली, अ फिक्स्ड false belief is not amendable to change light of the conflicting evidence. Then D है temporary belief that change frequently. मैम ऑप्शन सी। Okay. बाकी लोग बताइए। सी मैम। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट सी है, राइट। इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ आप बना के बैठे रहते हो, भले ही आपके सामने पूरे पूरे सबूत सामने है, एविडेंस सामने हो उसके कन्फ्लिक्टिंग, राइट, तब भी आप उसको नहीं मानते। जैसे कोई एक बाबा थे ना, कौन से थे, जिन्होंने रेप कर दिया था, कौन से बाबा थे वो, बहुत पहले, रामदीन। तो उन, जी ऐसे कोई थे, तो उनके अभी भी जो भक्त हैं या जो उनको मानते हैं, उनका बिलीफ आज भी उन पे है कि उन्होंने नहीं किया था, उन्हें को फंसाया गया था, बाकी सर उनको सजा भी हुई, सारी चीजें। तो वो एक फिक्स बिलीफ बना के आप जब रख लेते हो, भले ही आपके सामने एविडेंस मौजूद भी है, तब भी नहीं मानते, तो वो होता है डिल्यूजन, राइट। सो इसमें क्या है, डिल्यूजन इज अ फॉर्मली हेल्ड फॉल्स बिलीफ। डिल्यूजन में क्या होता है, एक फॉल्स बिलीफ, एक गलत बिलीफ आप बना के बैठ जाते हो, आर रेजिस्ट टू रीजन कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस भी आपके सामने आते हैं, तब भी नहीं मानते, राइट। जैसे इसमें कई सारी कैटेगरी में ये डिवाइड होता है, ये जब डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब देखेंगे डिटेल में, जैसे पैरानोइड, ग्रैंडुएज, सोमैटिक डिल्यूजन। सोमैटिक में क्या होता है, ऐसा हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई बीमारी है, हमें कुछ हो रहा है, राइट, इस टाइप का डिल्यूजन बना रहता है, तो बार बार चेकअप वगैरह करवाते हैं। जैसे ये है, ये कुछ डिल्यूजन के टाइप हैं।
अब जैसे ये है, राइट, कुछ डिल्यूजन के टाइप है, डिल्यूजन थीम है। जैसे एक होता है एरोटोमिक टाइप, राइट, ये आपका पीपीटी में क्लियर आएगा और इसमें सारे डिल्यूजन थे तो ये हमने डाल दिया था। ओके, एरोटोमिक टाइप में क्या होता है? डिल्यूजन दैट अनदर पर्सन यूजली ऑफ हायर स्टेटस इज लव विथ एन इंडिविजुअल। इनको क्या डिल्यूजन होता है? एक फॉल्स बिलीफ इनका। डिल्यूजन मतलब एक तरीके से भ्रम, राइट। अब इनको क्या भ्रम रहता है कि कोई सक्सेसफुल, कोई हाई स्टेटस वाला बंदा मुझसे बहुत प्यार करता है, राइट। ये इनको डिल्यूजन है, ये इनका फॉल्स बिलीफ ये बना के बैठे हैं। भले ही इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस है कि वो तो कहीं और है इन्वॉल्व, लेकिन ये मानेंगे कि वो हमसे लव करता है, राइट। जैसे ग्रैंडवेज टाइप, ये क्या होता है? इनको ऐसा लगता है ग्रैंडवेज के डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लेटेड वर्थ, पावर, नॉलेज, आइडेंटिटी, स्पेशल रिलेशनशिप, डिग्निटी ऑफ द फेमस पर्सन। इनको ये भ्रम होता है कि कोई बहुत बड़ा इंसान है, कोई पावरफुल इंसान है, बहुत बहुत नॉलेजेबल कोई है, राइट, जिसके साथ हमारा बहुत खास रिश्ता है, राइट। जैसे कि हमारा देवी देवता जो है, राइट, जो गॉड है, उनके साथ हमारा खास रिश्ता है, राइट। हम उनसे कनेक्ट करते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं ये बोलते हैं, राइट, जो बेवकूफ बनाते हैं वो भी इसी के बेस पे कि ऊपर से कोई पावर आ रही है, उनको वो कंट्रोल कर रहे हैं, फिर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये इनका ये भ्रम है। देन जेलिस टाइप में क्या है? डिल्यूजन दैट इंडिविजुअल सेक्सुअल पार्टनर इज अनफेथफुल। इसमें क्या होता है जेलिस टाइप डिल्यूजन में कि इनको ये लगता है कि जो हमारा सेक्सुअल पार्टनर है, चाहे आप मान लीजिए हमारी वाइफ है या हस्बैंड है, वो मुझे चीट कर रहा है, राइट। तो ये होता है आपका एक भ्रम। ओके, देन है प्री सेक्यूटरी टाइप, राइट, डिल्यूजन दैट द पर्सन समवन हु वॉर्म द पर्सन क्लोज बीइंग मेल रिलेटेड टू सम वे। इसमें क्या होता है? इसके इनको ये लगता है कि जिस पर्सन के वो बहुत करीब है, वो उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, राइट। जैसे अपनी वाइफ के साथ वो बहुत करीब है, अब वाइफ उसके साथ गलत व्यवहार कर रही है, राइट, चीट वगैरह कर रही है, गलत कर रही है, अच्छे से बोल नहीं रही, कहीं और इन्वॉल्व है, कुछ भी वो सोच सकते हैं। सोमैटिक टाइप में क्या होता है? डिल्यूजन दैट पर्सन हैज सम फिजिकल डिफीट, जनरल मेडिकल कंडीशन। इनको ये लगता है हमारे अंदर कोई बीमारी है, ये भ्रम रहेगा। कहीं कभी कहेंगे सिर दर्द है, कभी पेट दर्द है, अगर चेकअप करवाओ तो कुछ भी नहीं निकलता, तब भी घर पे आके बोलेंगे नहीं अभी भी हो रहा है, राइट, फिर से जाएंगे। तो इस टाइप का डिल्यूजन, ये भ्रम इनको बना रहता है, राइट। एक होता है निहिलिस्टिक टाइप, डिल्यूजन दैट वर्ल्ड एंडिंग एंड वन डाइंग। इनको ये लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे। रिलीजियस टाइप में क्या होता है? इनको डिल्यूजन होता है कि इनके पास कोई रिलीजियस स्पेशल पावर है, राइट। सेक्सुअल टाइप में डिल्यूजन दैट अदर नो अबाउट वन सेक्सुअल एक्टिविटी एंड दैट एक्टिविटी कॉज द इलनेस, राइट। अब इनको ये लगता है कि इनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, कोई बंदा उन सारी एक्टिविटी के बारे में जानता है जो कि उसका एक इलनेस का कारण बना हुआ है, उसकी बीमारी का कारण बना हुआ है। मिक्स टाइप में तो सारे टाइप आ जाएंगे यहाँ से, पता नहीं इनको कौन कौन से इल्यूजन होंगे, डिल्यूजन होंगे, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बिलीव बना के बैठ जाते हैं। भले इनके पास इनके मेडिकल रिपोर्ट भी है, तब भी ये नहीं मानते कि इनको कुछ हुआ है, राइट। क्लियर हुआ? कोई डाउट? नो मैम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। को दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिए कि क्या है। हेलुसिनेशंस क्या है? हेलुसिनेशन आर सेंसरी एक्सपीरियंस व्हाइल डिल्यूजन आर बिलीफ। बी है हेलुसिनेशन ऑकर इन अ प्रेजेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुली व्हाइल डिल्यूजन डू नॉट। सी है हेलुसिनेशन ऑलवेज ऑडिटरी होता है, डिल्यूजन हमेशा विजुअल होता है।
डी है हेलुसिनेशन कैन बी कंट्रोल बाय द पर्सन एक्सपीरियंस, देन डिल्यूजन कैन नॉट बी कंट्रोल। ऑप्शन डी मैम। ऑप्शंस डी, ओके। रंजना? मैम ऑप्शन ए। ओके, सो ऑप्शन से आपका करेक्ट है। हेलुसिनेशंस क्या, एक सेंसरी एक्सपीरियंस है। आपको लग रहा है आपके सामने कोई खड़ा हुआ है, आपको वो सेंस हो रहा है। डिल्यूजन एक बिलीफ है, राइट। हेलुसिनेशन ऑकर प्रेजेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसमें स्टिमुलस ही नहीं होता, रियल में नहीं होता, बस आपको ये सेंस होता है कि हाँ है, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा का पूरा एक टेबल है, एक तरीके से ये समरी टेबल है, राइट, जिससे कि आप अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सी चीज क्या है। सो डिल्यूजन क्या है, सबसे पहले एक फॉल्स, एक फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ कैन नॉट बी करेक्टेड बाय द लॉजिक, जिसको आप एक लॉजिक से करेक्ट नहीं कर सकते, एंड आर नॉट कंसिस्ट विद कल्चर एंड एजुकेशन ऑफ द पेशेंट, ना ही आप उसको कंसिस्ट या एजुकेशन या किसी भी तरीके से उसका बिलीफ चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि उसका बिलीफ एक बहुत फिक्स फॉर्म में बना हुआ है। ये है डिल्यूजन, भ्रम। ओके, देन हेलुसिनेशंस क्या होता है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, इसमें आपको गलत सेंसरी परसेप्शंस होते हैं, राइट, गलत परसेप्शंस हो रहे हैं, इसमें कोई स्टिमुलस नहीं होता, नो स्टिमुलस, मौजूद ही नहीं होगा कोई स्टिमुलस, फिर भी आप उसको परसीव करोगे। तो फॉल्स सेंसरी परसेप्शन एक्सपीरियंस विदाउट रियल एक्सटर्नल स्टिमुली, सामने कोई नहीं है बट आप उसको देख रहे हो, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है बट कोई बंदा जो है वो सुन रहा है। जैसे जो डिसऑर्डर होते हैं उनको, उन पेशेंट को आपने कभी देखा हो तो वो ऐसे ही रिएक्ट करते कि यहाँ से आवाज आ रही है, इस तरीके से कान के यहाँ से हाथ मारेंगे या कुछ बोलेंगे, राइट, तो उनको वो हेलुसिनेशन होता है। They are usually experienced as originated in the outside world, cannot within the mind imagination, right? ये खुद के इमेजिनेशन से ये सारी चीजें बना लेते हैं। देन इल्यूजन क्या है, इल्यूजन ये सब में होता है, ये एक तरीके से यूनिवर्सल है, ये कोई बीमारी नहीं कि उसका एक सिम्टम्स है, राइट। इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, जैसे कि रस्सी को सांप समझना, रस्सी आपकी प्रेजेंट थी तब आपने उसको सांप समझा, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ रस्सी नहीं होगी, आप बोलोगे ये सांप जा रहा है, ओके। सो यहाँ पे क्या है, मिस परसेप्शन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुली, आप रियल में एक्सटर्नल स्टिमुली है, बस आपने उसको मिस परसीव किया, जैसे कुत्ते को भालू समझ लिया, मिस परसेप्शन हो गया, राइट। Most likely to occur when general level sensory stimulation conscious is be reduced, इसमें कॉन्शियसली आप तरीके से नहीं देख पाते, इस वजह से ये हो जाता है, और ये कॉमन भी है, ये कोई बीमारी नहीं, राइट। तो यहां तक क्लियर है सबको, बाकी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनको हम कल लगाएंगे, ओके। यहां तक कोई डाउट? एक बार ये ऐसी ही टेबल बनाना और अपनी लैंग्वेज में जरूर लिख लेना, राइट, कि क्या होता है। यस मैम। जी, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम।